और गांव गांव से किस प्रकार कमल का फूल और रोटी ने जो उस क्रांति के पीछे जो भूमिका जो पृष्ठभूमि बनी थी, उससे अंग्रेज लोग संभल नहीं पा रहे थे। और अभी भी ये सब करने के लिए ये शूरवीर उनको चौंका रहा था। जगह जगह पे उनको कभी कहीं परास्त करता हुआ, कहीं परास्त होता हुआ, फिर जंगल में जाकर के छिप करके दोबारा से अपनी फौज इकट्ठी करता हुआ और अंग्रेज लोगों ने अपना पूरा जोर लगा दिया। कर्नल डेम्स 27 मार्च को आजमगढ़ से कूच करता हुआ अतेलिया की ओर आगे बढ़ा, अतेलिया दुर्ग की ओर। ये स्वतंत्रता सेनानी जो थे, इनके साथ मुठभेड़ हुई। प्रारंभिक दौर में फिरंगियों का पलड़ा भारी पड़ता भी प्रतीत हुआ, किंतु अत्यंत रणकुशल और अदम्य साहस और शौर्य के प्रतिरूप वीर कुंवर सिंह के सामने उसका भी मिस्टर मिलमन जैसा ही हशर हुआ और वे रण क्षेत्र छोड़कर सीधे आजमगढ़ की ओर भागकर नगर की दीवारों के पीछे छिप गया। कर्नल डेम्स, फिरंगी सेना का मनोबल इतना अधिक टूट गया कि उसके सैन्य बल में से कोई भी सैनिक अब कुंवर सिंह और उसके वीर सैनिकों के सम्मुख जाकर युद्ध करने को तैयार नहीं होता था। डरते थे कि यह बिजली की तरह कहां से टूट पड़ता है। जब यह समाचार प्रयाग में फिरंगी राज्यपाल के यहां पहुंचा, तब वे तथा वहां उपस्थित ईस्ट इंडिया कंपनी सरकार का गवर्नर जनरल लॉर्ड केनिंग अत्यंत चिंतित हो उठे। उन्होंने अत्यंत अनुभवी लॉर्ड मार्केल को रणकुंभरे कुंवर सिंह को सबक सिखाने के लिए सैन्य कूच करने का आदेश दिया। आदेश को प्राप्त करते ही मार्केल ने अपने 400 अत्यंत कुशल सैनिकों और तोपों को साथ लेकर आजमगढ़ से 8 मील दूर मोर्चा संभाल लिया, मोर्चा लगा लिया, क्योंकि उसे इस बात की सूचना प्राप्त हो गई थी कि निकट ही कुंवर सिंह की सेना उसकी सेना के प्रति घात लगाने के लिए तैयार बैठी है। अतः 6 अप्रैल 1858 को ही उसने कुंवर सिंह के सैन्य बल की दाहिनी राइट विंग पर आक्रमण कर दिया। जब उसने कुंवर सिंह के सैन्य बल के राइट विंग पर दाहिनी भुजा पर आक्रमण किया, उसी समय ये वीर कुंवर सिंह के साहसी सैनिकों ने अपनी बाई भुजा की ओर से, लेफ्ट विंग की ओर से, लेफ्ट साइड से फिरंगियों पर आक्रमण किया, उस सेना पर आक्रमण किया। उसी समय ये वीर कुंवर सिंह, उसके साहसी सैनिकों ने जिस प्रकार से बाईं ओर से जितना बड़ा अटैक किया, जो गोली वर्षा इन्होंने की, मार्केल के नेतृत्व में फिरंगी सैन्य बल के हौसले पस्त होने लगे। वीर कुंवर सिंह की समर नीति ने ऐसा करिश्मा कर दिखाया कि स्वतंत्र सेनानियों के सैन्य बल ने मार्केल के नेतृत्व वाले फिरंगी सैन्य बल को पीछे से जाकर दबोचा। इसके फलस्वरूप फिरंगियों का तोपखाना विफल हो गया और पीछे से फिरंगियों के सैन्य बल पर हो रहे भीषण आक्रमण से उसके सेनानियों के हाथियों पर से उनके महाबतों का नियंत्रण पूरी तरह समाप्त हो गया और वे बदहवास हाथी पागल होकर अपने ही दल के सैनिकों को बुरी तरह कुचलकर यमलोक पहुंचाने लगे। यद्यपि मार्केल ने अपने सैन्य बल को संभालने और नियंत्रण में लाने का भरपूर प्रयास किया, किंतु वे उसमें सफल ना हो सका और अंततोगत्वा मार्केल रण क्षेत्र छोड़कर भाग निकला। लॉर्ड मार्केल भागकर आजमगढ़ पहुंचा और
इस बीच में कई लड़ाइयां छोटी मोटी होती गई और अधिकांश लड़ाइयों के अंदर ऐसा नहीं है कि इनको हार नहीं मिली। अधिकांश लड़ाइयों के अंदर ये 80 साल का युवा क्रांतिकारी किसी न किसी तरीके से अपने रण कौशल से, वीरता से, दिमाग से, किसी भी प्रकार से और अपने वीर सैनिकों के सहयोग से विजय प्राप्त करता हुआ आगे बढ़ रहा था। अब इस सब तरह की पराजय जब हो रही थी तो इससे खिन्न होकर फिरंगियों ने आजमगढ़ से तुरंत अतिरिक्त सेना और तोपखाना मंगवाया और आजमगढ़ में ही कुंवर सिंह के हाथों पराजित हो चुके फिरंगी सेनाधिकारी डगलस ने कुंवर सिंह का पीछा करना शुरू कर दिया। अपने गुप्तचरों तथा द्वारा समाचार मिलते ही डगलस सेना के साथ 20 अप्रैल 1858 को मनोहर ग्राम आ पहुंचा। मनोहर गांव जहां पर ये ठहरे हुए थे हमारे क्रांतिकारी। दोनों पक्षों में घमासान युद्ध हुआ और अपना पक्ष निर्बल होता देख कुंवर सिंह ने पलक झपकते ही अपने सैन्य दल को इशारों से टुकड़ियों में बांटकर गंगा घाट पहुंचने का निर्देश दे दिया। तत्काल ये सैन्य दल जो था अदृश्य हो गया और डगलस हतप्रभ हो गया, आश्चर्य में पड़ गया कि ये सब लोग कहां चले गए। कुछ देर के लिए तो खुश हुआ कि ये हार गए, लेकिन वो जानता था कि ये कुंवर सिंह किसी और मिट्टी का बना हुआ है। और वो लोग गंगा घाट पहुंचते ही उन्होंने गंगा पार करने के लिए नावों के अंदर बैठ करके जा ही रहे थे तो डगलस ने पीछे से आखिरी बोट के ऊपर, आखिरी किश्ती के ऊपर उसको डुबोने में वो सफल हो गया। कुछ सैनिक उसमें काम आ गए, भारत के देश के। लेकिन बीच की किश्ती में जहां ये कुंवर सिंह जा रहे थे, एक गोली उनके भी बाजू को लगी और वो गोली जिस प्रकार से लगी, दूसरे हाथ से खड़ग निकालकर अपनी कोहनी के आगे के हाथ को काटकर वो हाथ गंगा मैया को भेंट कर दिया और वो खून से, उस गंगा जल से उस हिस्से को धोकर और गंगा पार हो गए। गंगा मैया को हाथ और बाजू भेंट करने वाला ये शौर्य का प्रतीक और जिस प्रकार की वीरता दिखाते हुए ये सारा हो रहा था, नौकाओं के मध्य से रात्रि के अंधकार में मेयो घाट पार करके कुंवर सिंह के सैनिक इस पावन गंगा के जल में प्रवेश कर चुके थे, संघर्ष करते हुए निकल चुके थे, जा चुके थे और डगलस कुंवर सिंह की इस सफलता पर हाथ मलता रह गया। इस प्रकार ये सिंह पुरुष 22 अप्रैल 1858 को जगदीशपुर के उस राजमहल में पुनः प्रवेश करने में सफल हुआ जहां से 8 महीने पहले उसे फिरंगियों के प्रबल सैन्य बल के आक्रमण के कारण बाहर निकलना पड़ा था। इसी समय उनका बेटा अमर सिंह, इनको भी हम आने वाले एपिसोड्स के अंदर, ये भी कमाल का था, अमर सिंह भी कमाल का क्रांतिकारी था, हम आगे इसके बारे में सुनेंगे। बहुत सारे ग्रामीणों के साथ और सैन्य बल के साथ इनके स्वागत के लिए आए और अगले ही दिन, अब 22 अप्रैल को ये अपने उस राजमहल में प्रवेश करते हैं
और क्या होता है, फिरंगियों के विरुद्ध लगातार संघर्ष करते हुए और छापामार युद्ध का संचालन करने के लिए वे रण क्षेत्र में जिस प्रकार का उन्होंने किया था, वो अमर सिंह ने भी उसको फॉलो किया। वो हम जब अमर सिंह की बात सुनेंगे तो उनका भी कमाल देखेंगे। लेकिन आज हम जिस महापुरुष को याद कर रहे हैं, अगले ही दिन 23 अप्रैल 1858 को आरा में तैनात फिरंगी सेनाधिकारी ली ग्रांट जगदीशपुर चढ़ बैठा। वे वीर सैनिक कुंवर सिंह के हाथों वो परास्त जो पहले हुआ था, उसने सोचा कि अब मेरा बदला लेने का समय आ गया है और इनको अभी भी चैन से नहीं बैठने दिया गया। लेकिन 8 महीने पहले मिस्टर होवर अंग्रेज ऑफिसर ने कुंवर सिंह को जगदीशपुर छोड़ने को विवश कर दिया था। उसी तरह वे भी कुंवर सिंह को पराजित कर उसका मान मर्दन करेगा। जिस प्रकार से कुंवर सिंह को जगदीशपुर छोड़ने के लिए विवश किया गया था, अब जगदीशपुर पूरी तरह से मुक्त हो चुका था। कुंवर सिंह की सैन्य स्थिति अत्यंत दयनीय थी। उसकी सेना पूरी तरह बिखर चुकी थी, अस्त्र शस्त्र से रहित, साधनहीन थी। उसका स्वयं का एक हाथ कटा हुआ था और सीधे मैदानी युद्ध में शत्रु पक्ष का सामना कर पाना पूरी तरह असंभव लग रहा था। इस परिस्थिति में रणबांकुरे ने अत्यंत रण चातुर्य का परिचय देते हुए अपने सैनिकों सहित जगदीशपुर के जंगलों में फिर से प्रवेश किया। ली ग्रांट और उसके सैनिक बीहड़ वन प्रदेश के अंदर अपनी सेना के साथ, शस्त्रों के साथ उस दुर्गम क्षेत्र के अंदर घुसने की कोशिश की। बस यही उनकी गलती थी, वो फंस गए। वहां तो इसका मुकाबला नहीं हो सकता था। इस वीर पुरुष ने उन सबको पूरी तरह से पलायन करने पर मजबूर कर दिया। 23 अप्रैल 1858 को ही जगदीशपुर के राजमहल में पुनः प्रवेश करने के बाद 26 अप्रैल 1858 को ये नरबांकुरा सदा सर्वदा के लिए समस्त देशवासियों को रोता बिलखता हुआ छोड़कर अनंत ब्रह्म के श्री चरणों में जन्मे रूप में लीन हो गया। 23 अप्रैल में जगदीशपुर राजमहल में एंटर किया और 26 अप्रैल 1858 का अपने लीला को समाप्त करके वीर सावरकर ने जिन 4 पंक्तियों के साथ इनको श्रद्धांजलि दी, उसके साथ ही हमारा ये एपिसोड खत्म होगा। वीर सावरकर ने कहा कि ये राष्ट्रभक्ति के इस पावन यज्ञ में उनके जाज्वल्यमान बलिदान पर अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए स्वतंत्र वीर सावरकर ने लिखा है कि जब उसका जन्म हुआ था तब उसकी भूमि स्वतंत्र थी और उसका प्राणोत्सर्ग भी स्वतंत्रता के झंडे के नीचे हुआ। जिस दिन उसने अंतिम श्वास ली, उस दिन जगदीशपुर के रजवाड़े पर अंग्रेजों का निशान नहीं था। उसके स्वदेश एवं स्वधर्म का स्वतंत्र ध्वज ही फहरा रहा था। कैसे कैसे शूरवीर रणबांकुरे किस प्रकार से बहुत लंबे समय तक अपना अपना रोल प्ले करते हुए, अपना अपना योगदान देते हुए, संघर्ष करते हुए भारत माँ की स्वतंत्रता की बेड़ियों को काटने के लिए अपने आप को उत्सर्ग करते हुए, प्राणों निछावर करते हुए, जीवन पर्यंत लड़ते हुए, ऐसे कितने ही अज्ञात, ऐसे कितने ही अनसंग हीरो हीरोइंस, नायक और नायिकाएं हमने इस इतिहास के अंदर ढूंढने की कोशिश की है और एक एक करके आपके सामने लाने का प्रयास रहेगा।
और इस प्रयास के लिए आप सब लोग, आपको अच्छा लगेगा कि ये उन सबको हम अच्छी तरह से श्रद्धांजलि दे सकें और उस दिशा में और भी बड़ा कुछ होने जा रहा है। शायद ये 400-500 ऐसे नायक और नायकों के ऊपर एक बहुत बड़ा टीवी सीरियल बनने की योजना बना रहे हैं लोग। मैं तो ऑडियोज भेज रहा हूँ, इन पर काम कर रहा हूँ, लिख रहा हूँ, बोल रहा हूँ और अपने इस मार्ग पर मैं तो चलता ही रहूँगा जब तक हूँ। मेरी एक ही कोशिश है कि उनको श्रद्धांजलि हम दे सकें, उनको स्मरण कर सकें और आने वाली आज की पीढ़ी के लिए बता सकें कि ये आज़ादी जो हमें बताया जाता है 2 लोगों ने दी। अरे उन 2 लोगों ने तो अंग्रेजों की एक लाठी भी नहीं खाई, एक लाठी भी नहीं खाई और उनकी जेलें भी वीआईपी थी। वो जब इतिहास आपके सामने लाऊंगा तो पता चल जाएगा कि इस आज़ादी के लिए वीर मंगल पांडे की पहली गोली से सुभाष चंद्र बोस तक का आखिरी वो आघात और बड़ा विश्वव्यापी प्रयास। लेकिन इस बीच में लगातार कितने ही लोगों ने, अनगिनत लोगों ने, ऐसे वीर सपूतों ने, अज्ञात रणबांकुरों ने जो देश के लिए काम किया, उन सबको स्मरण करने का इस श्रृंखला के अंदर अपना प्रयास रहेगा। आज इतना ही। जय भारत।